गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 20 भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां, जिसमें आज हम देखेंगे अल्पसंख्यक। धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा प्रदेशों में बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश में या फिर किसी भी प्रदेश में धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश तथा प्रदेशों में बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, यानी उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। देश या प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्या वाले लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यकों की विभावना किसी भी धर्म, भाषा या प्रदेश तक मर्यादित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह ही राज्य स्तर पर स्थानीय अथवा प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को दर्ज करना पड़ता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना राज्य स्तर की संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है, यानी बिल्कुल अलग है। इसलिए कोई भी लोग समुदाय किसी प्रदेश, राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुसंख्यक हो तो भी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हो सके, तथा उससे अलग यदि उन राष्ट्र में अल्पसंख्यक हो ऐसा वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिकार समान स्तर पर मिलते हैं, यानी एक समान अधिकार मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि तथा भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है कि वे अपने धर्म के प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक धर्मांतरण को मान्य नहीं रखता। सरकारी सहायता लेने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले ऐसी सुविधा राज्य सरकार देती है। अब है अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनका विशेष उल्लेख किया गया है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और मातृत्व भाव से उनमें रही संकुचितता दूर करने और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशतः जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं, एक दूसरे से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन
ये जातियाँ जीती हैं, यानी अलग जीवन गुजारते हैं, सामान्य लोगों से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। संवैधानिक प्रावधान। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं। सामान्य प्रावधान। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने, कुएं, तालाब, स्थान के घाट मार्ग संपूर्ण अथवा अंशतः राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती। आर्टिकल 29 के अनुसार भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाली अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। व विशेष प्रावधान। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों और विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण, विषय और आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए राज्य विशेष महत्व देगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। आर्टिकल 16(4) के अनुसार राजकीय नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा राज्यों को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार भी राज्य को होता है। आर्टिकल 330, 332 और 324 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा तथा केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। केंद्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा गया है। चौथा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। इसके उपरांत भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन छात्रालाभ की रचना, छात्रवृत्ति की योजना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएं शुरू की गई हैं। शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्न स्तर में कुछ छूट छाट दी गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संस्था द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो कमजोर वर्गों में सामाजिक समझ, उदार परिवर्तन क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के अर्थ में राज्य में अलग विभाग और केंद्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई है तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। अब है केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान, जिसमें पहला, संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण अमान्य है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि से दंडनात्मक अपराध है। आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने, यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार है। इसमें हिंदुओं के उल्लेख में सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म
पालने वाले और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालने वाले धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख होता है। केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। आर्टिकल्स 19(5) के अनुसार राज्य के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण रखने की सत्ता देता है। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्तीय उधार तथा अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। निष्कर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है। विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या बन रहा है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्य करते हैं। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है। आत्मघाती हमला करना, बॉम्ब विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना, पैसा वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना आदि ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियां आतंकवादी करते हैं। अब हम देखेंगे आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, जबकि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। विद्रोह यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला है, जबकि आतंकवाद यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। विद्रोह यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है, जबकि आतंकवाद इसे स्थानीय सहयोग भी मिलता है और नहीं भी मिलता है। विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है, आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है। इस तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष से पैदा होता है और आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। अब है नक्सलवादी आंदोलन। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलबारी क्षेत्र से उद्भव होने से इसे नक्सलवाद कहते हैं। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला है, जिसमें पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी साम्प्रवादी केंद्र ये दो मुख्य संगठन थे। उत्तर पूर्व में विद्रोह। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी है। अनेक जनजातियाँ, वनाच्छिद्र पर्वतीय प्रदेश, भिन्न भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल और कुछ क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप आदि कारणों से इस क्षेत्र में विद्रोह की समस्या गंभीर है। कुछ राज्य दिया गया है और उसके विद्रोही संगठन के नाम दिए गए हैं, जो आप जानकारी के लिए पढ़ लेना। इन विद्रोही संगठनों के बीच अलग राज्य की मांग, अपने राजनीतिक आर्थिक हित प्रतिस्थापित करने और गैर कानूनी निवास आदि समस्याओं से संघर्ष होता है और उनके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था तंत्र को हानि पहुंचती है। अब है कश्मीर में आतंकवाद।
15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बने। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा रखा था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए उसने युद्ध भी किया। प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को शर्मनाक पराजय भी दी है। ईस्वी सन 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया है। अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्तियों द्वारा आतंकवादी भय फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित परिवारों को अपना घर बार छोड़कर स्थानांतरण करना पड़ता है, यानी अलग रहने जाना पड़ता है। ऐसे हजारों परिवार शरणार्थी के रूप में कश्मीर के बाहर जी रहे हैं। कश्मीर के आतंकवाद को सतत सीमा पार से मदद मिल रही है। आतंकवादियों का आश्रय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करनी है। आतंकवादी प्रवृत्तियों को बंद करने के लिए भारत सख्त और मजबूत कदम उठा रहा है। भारत मात्र भारत में होने वाले आतंकवाद का विरोध करता है, ऐसा नहीं है। किसी भी स्थान, किसी भी तरह और किसी भी समय होने वाले आतंकवाद का विरोध करता है। इस आतंकवाद का सफाया हो, उस उद्देश्य से भारत ने के अनेक शहीद सैनिक हुए हैं, यानी अनेक सैनिक शहीद हुए हैं। आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव। आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है, यानी अविकास की तरफ ले जाता है। आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां करके लोगों में संदेह, भय उत्पन्न करते हैं। छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर इस भय का प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है, परस्पर भाईचारे की भावना कम हो जाती है। कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्सव उत्साह से मना नहीं सकते, जिसके कारण लोगों को जोड़ने वाला अंतर्व्यवहार समाप्त हो जाता है। आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता। उन क्षेत्रों के उद्योग व्यापार का विकास रुक जाता है। व्यापार उद्योगों के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारियों, व्यापारियों को डराकर धन वसूल करते हैं। आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी और कालाधन वगैरह असामाजिक कार्य करते हैं, जिससे देश में सामाजिक आर्थिक समस्याएं उद्भव होती हैं। आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशनों, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इन संपत्ति की पुनः स्थापना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे समाज उपयोगी कार्य कम मात्रा में होता है। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इस प्रकार आतंकवाद सामाजिक आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। इससे इस समस्या का निवारण लाना अनिवार्य है। आपको होमवर्क में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए। इसका परिचय देना होगा और इस परिचय को याद भी करना होगा।